आज से करीबन 2500 साल पहले प्राचीन ग्रीस में दो सुपर पावर्स के बीच में जंग शुरू होती है। एक तरफ एथेंस जो उस वक्त का नेवल सुपर पावर हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ था स्पार्टा जो कि एक टेरिटोरियल सुपर पावर था। एथेंस और स्पार्टा जैसे उस वक्त कई छोटे छोटे और भी सिटी स्टेट्स हुआ करते थे जो कि पावर और इंफ्लुएंस के मामले में इन दोनों से काफी पीछे थे। इसीलिए इनमें से कुछ ने एथेंस का पक्ष चुना और कुछ ने स्पार्टा का। लेकिन एक छोटा सा आइलैंड स्टेट था मिलोस, उसने डिसाइड किया कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। साल दर साल ये जंग और भी भीषण होती चली गई। दोनों सुपर पावर्स नुकसान झेल रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच एथेंस की सेना मिलोस के दरवाजे पर आ पहुंचती है। मिलोस से कहा जाता है कि या तो वो सरेंडर करके एथेंस के पक्ष में आ जाए या फिर एथेंस उसे जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लेगी, आक्रमण कर देगी उसके ऊपर। मिलोस कहता है कि भाई ये दादागिरी कैसे भला, जब हमने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करके रखा है, किसी को सपोर्ट नहीं किया है, तो हमारे साथ ये जबरदस्ती क्यों। यहां पर एथेंस के साइड से एक लाइन का जवाब आता है, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। हिंदी में बोले तो जो शक्तिशाली है वो अपनी करेगा, जो कमजोर है उसे ये झेलना होगा। आज 2500 साल बाद भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसी नियम का पालन फिर से होने लगा है, जहां एक या दो सुपर पावर्स मिलकर पूरी दुनिया को अपने तरीके से अब चलाएंगे और बाकी लोगों के पास उनके हिसाब से चलने के अलावा और ज्यादा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से रातों रात वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, वेनेजुएला के तेल सप्लाई पर कब्जा कर लिया, उससे यह बात और भी ज्यादा साफ हो चुकी है। और पहले तो डेमोक्रेसी का कम से कम जुमला बेचा जाता था, अब तो साफ तरीके से दादागिरी चल रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक भाषा में उसे डोनरो डॉक्ट्रिन बोला जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में कई देशों ने यह प्रयास किया कि यह माइट इज राइट, यह दादागिरी वाली जो राजनीति है उससे वो बाहर निकले। और यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद बीते कुछ सालों से हम नॉन पोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बातें करते आए हैं, लेकिन यह सब तब तक चल रहा था जब तक अमेरिका जैसा डोमिनेंट पावर इसे होने दे रहा था। इस हफ्ते अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि अगर वो अपना मन बना ले तो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर रूल बेस्ड लॉ की धज्जियां उड़ा के रख सकता है। अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका उसका स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस है। यहां वो अपने आंगन में किसी की दखलंदाजी नहीं सहने वाला है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक इंटरफेरेंस हो। आज अमेरिका 200 साल पुराने बने मुनरो डॉक्ट्रिन को याद कर रहा है, दूसरे देशों में घुसने की प्लानिंग बना रहा है। लेकिन अमेरिका अकेला ऐसा नहीं है जो इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को सीने से लगाकर घूम रहा है। दुनिया के दूसरे तरफ और भारत के बहुत करीब बैठा है चाइना, जो इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के तहत ही काम कर रहा है। दुनिया के इस हिस्से को वो अपना स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस मानता आया है और यहां वो किसी और दूसरे पावर को शक्ति के मामले में अपने आसपास भी आने नहीं देगा। कभी समय समय वो कभी जापान के साथ, कभी ताइवान से उलझता है और कभी भारत से। आज चाइना अमेरिका की तरह ही एक चुनरो डॉक्ट्रिन बना रहा है और इसी को रोकने के लिए बीते 10 सालों में अमेरिका क्वाड, ऑकस जैसे ग्रुप्स के जरिए चाइना के बढ़ते इंफ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब एक रोग अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आकर यह पूरा खेल बिगाड़ दिया है। एक झटके में अमेरिका ने चाइना को उसकी मनमानी करने के लिए एक फ्री पास दे दिया है, जिससे पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत जैसे देश काफी ज्यादा अनसेफ पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। देशभक्त के आज के एपिसोड में इन सभी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। अमेरिका का मुनरो डॉक्ट्रिन क्यों बना था, डोनाल्ड ट्रंप इस डॉक्ट्रिन को एक आक्रमक रूप कैसे दे रहे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट और इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज क्यों दिखा रहा है, और फाइनली समझेंगे कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है वेनेजुएला के साथ, ग्रीनलैंड के साथ, शायद ईरान के साथ, तो फिर वो चाइना को किस मुंह से रोकेगा जब वो ताइवान, जापान और भारत पर अग्रसर रूप दिखाएगा। और क्या भारत इस मुनरो, डोनरो, चुनरो डॉक्ट्रिन में खुद को अपने आप को पिसता पाएगा, या हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है या सिर्फ बयानबाजी। साल 1823 अमेरिका को एक अलग इंडिपेंडेंट देश बने अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं और अभी तक अमेरिका ने पश्चिम की तरफ कूच करके पैसिफिक कोस्ट तक का कब्जा नहीं किया है। लेकिन तब भी इस इनिशियल फेज में भी वहां के नेता अमेरिकन स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस की बात करना शुरू कर देते हैं। यह वो समय था जब यूनाइटेड स्टेट्स से इंस्पायर होकर साउथ और सेंट्रल अमेरिका के बाकी कॉलोनीज भी यूरोपियन पावर्स से अलग होने की मांग कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश आजाद भी हो गए थे। ऐसे समय पर तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने एक फरमान जारी किया कि अब वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के इलाकों में यूरोपियन पावर्स की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरू में तो इस बात से यूरोप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना अमेरिका के पास कोई ग्रेट नेवल पावर था और वो वैसे में भी अमेरिका से अपना ध्यान हटाकर एशिया और अफ्रीका पर शिफ्ट कर रहे थे। भारत जैसे तमाम देश थे ना लूटने के लिए। लेकिन अमेरिका के लिए यह डॉक्ट्रिन उनके फॉरेन पॉलिसी का एक मुख्य स्तंभ धीरे धीरे बन गया।
अगले कुछ सालों में यूएस पश्चिम की तरफ बढ़कर पैसिफिक कोस्ट तक पहुंच जाता है। अपने कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से एक्सपैंड करने के बाद अब बारी आती है अपने देश को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। यहां अमेरिका की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है उसकी जियोग्राफी। एक तरफ है अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ है विशाल पैसिफिक ओशन। इन दोनों के बीच में अमेरिका एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा बन जाता है। अमेरिका के ऊपर हमला करना इसीलिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब बारी थी यूएस के अपने पावर को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन पावर एक्सपैंड कैसे करोगे? आप तो समुद्र से घिरे हो। और यही अमेरिका ने फिर से देखा कि कैसे उस समय के ग्रेट पावर्स, चाहे ब्रिटेन हो, स्पेन हो, नीदरलैंड्स हो, इन देशों के पास एक विशाल ताकतवर नेवी थी जिससे वो सारे दुनिया पर आसानी से कंट्रोल जमा रहे थे। और समुद्र पर कंट्रोल मतलब ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल, और ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल का मतलब है अनलिमिटेड पावर। यहीं से अमेरिका एक कॉन्टिनेंटल पावर से आगे निकलकर एक मैरिटाइम ग्लोबल पावर बनने के सपने देखने लगता है। जैसे जैसे अमेरिका की मिलिट्री पावर बढ़ती है वैसे वैसे उसे इस्तेमाल करने की चुल भी बढ़ने लगती है। 10 सालों के अंदर अंदर यूएस लैटिन अमेरिका में एक्टिवली इंटरवीन करना शुरू कर देता है। क्यूबा को स्पेन से आजादी दिलाने के लिए यूएस स्पेन से जंग छेड़ लेता है। प्यूर्टो रिको को अपना हिस्सा बना लेता है। जल्द ही यूएस अपने मरीन्स बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉय कर लेता है। यहां सीन में एंट्री होती है प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट की। उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन के लगभग 100 सालों के बाद एक रूजवेल्ट कॉर्नरी बना दी उसी डॉक्ट्रिन के अंदर। अब इनका फंडा यह था, ये जो नया एस्पेक्ट था, यह कहता है कि अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अपने पूरे नहीं किए या इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स को इंटरनेशनल पुलिस पावर यूज करने का हक बनता है। यहीं से यूएस की बाकी देशों में घुसने की आदत एक पॉलिसी में बन जाती है, एक पॉलिसी बैकिंग उसे मिल जाती है। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने बीते 100 सालों में कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इंटरवीन किया है। डोमिनिकन रिपब्लिक, निकारागुआ, हेटी, पैनामा, ग्वाटेमाला, जहां जरूरत पड़ी अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन सोल्जर्स वहां पहुंच गए। मुनरो डॉक्ट्रिन अब एक डिफेंसिव टूल की जगह अब एक हथियार बन चुका था। फिर 20वीं शताब्दी में हुए बैक टू बैक वर्ल्ड वॉर्स ने अमेरिका को यह सबक दिया कि अपने कॉन्टिनेंट तक अगर सीमित रहोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर सच में ग्लोबल वर्ल्ड पावर बनना है तो यूरोप और एशिया तक अपना पावर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये जो एरियाज हैं ये जर्मनी या रशिया के हाथ में लग जाएगा। एक ब्रिटिश जियोग्राफर हैल्फोर्ड मिकिंडर पहले ही बता चुके थे कि जो भी पावर इस एरिया को कंट्रोल करेगा असल में सुपर पावर वही कहलाएगा। इसे आज हम हार्टलैंड थ्योरी कहते हैं। इस हार्टलैंड को यूएस सी से तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे एक्टिव मिलिट्री या कहिए बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में आए तो अमेरिका ने उन्हें वापस नहीं खींचा, परमानेंटली वहीं स्टेशन कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका पूरी दुनिया पर अपने सोल्जर भेजकर तो राज नहीं कर सकता है। ना ही यह सिर्फ बहुत महंगा पड़ेगा बल्कि इसमें अमेरिकन फोर्सेस की जान पर भी परमानेंट खतरा बना रहेगा। लेकिन पावर तो मेंटेन करना पड़ेगा, वरना यूएसएसआर कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो सुपर पावर बन जाएगा। तो अब क्या करें? यहां आता है असली जीनियस निकोलस स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने अमेरिकन पावर को एक्सपैंड करने के लिए एक 3 लेयर जीनियस स्ट्रेटेजी सजेस्ट की। पहला लेयर था वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखना, जो कि मुनरो डॉक्ट्रिन से ही निकलता है। स्पाइकमैन का पहला रूल बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर है। पूरा जो अमेरिकाज है, पूरे जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एब्सोल्यूट मिलिट्री डोमिनेंस होनी चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। दूसरा लेयर फिर आता है यूरेशिया। स्पाइकमैन का मानना था कि अमेरिका को यूरेशिया पर खुद रूल करने का सपना नहीं देखना चाहिए, बल्कि यहां के जो पावर्स हैं एक दूसरे से उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अमेरिका को यूरोप या एशिया में अपना इंफ्लुएंस बनाकर रखना है तो लोकल राइवल्स को हमेशा एक दूसरे की तरफ सपोर्ट कर लो। जैसे रशिया के अगेंस्ट यूरोप को सपोर्ट कर देना, ईरान के अगेंस्ट इजराइल और सऊदी अरेबिया को, भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को, और चाइना के अगेंस्ट जापान और साउथ कोरिया को। किसी भी कीमत पर इस रीजन में दूसरा सुपर पावर बनने से आपको रोकना है। यह अमेरिकन पावर का सेकंड लेयर है। अब आता है तीसरा लेयर, रिमलैंड। स्पाइकमैन कहते हैं कि असली पावर हार्टलैंड में नहीं, एक्चुअली रिमलैंड में है। रिमलैंड क्या होता है? यूरेशिया के कोस्टल एरियाज हैं, वेस्टर्न यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया है। ये एरियाज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन है ज्यादा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, ट्रेड रूट सारी यहीं से गुजरती है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ यहां है। इसीलिए असली पावर यहां से आ सकता है। तो यहां अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वही किसी एक पावर को डोमिनेट करने से आपको रोकना है। राइवल पावर को एक दूसरे के अगेंस्ट आपको लड़ाना है, डायरेक्टली नहीं, आपको इनडायरेक्टली इंटरवीन करना है। जब तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इन 3 लेयर्स के अंदर काम कर रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। कोई नया सुपर पावर दुनिया के इस कोने में नहीं खड़ा हो पाया। सारे रीजनल पावर्स को एक दूसरे से बैलेंस किया गया। जो एक सुपर पावर खड़ा था यूएसएसआर, वो अपने आप ही टुकड़े टुकड़े हो गया। 1990s तक अमेरिका की पावर अनचैलेंज्ड बन जाती है। एक अकेला सुपर पावर जो पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और इसी सोच के साथ अमेरिका का पतन भी शुरू होता है।
1990s में अमेरिकन पावर अपने चरम पर था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका शांत नहीं बैठता है। यूएसएसआर के चुरमराने के बाद वो नेटो को और पूर्व की तरफ पुश करता है, यानी अमेरिकन पावर को मॉस्को के दरवाजे तक पहुंचा दो। उधर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पर इराक और अफगानिस्तान में जंग छेड़ दी, लेकिन फाइनली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म की कमर तोड़ दी, क्योंकि पैसा तो बहुत लगता है ये सब काम करने में। लेकिन अब इस क्राइसिस के बाद सबको दिख गया कि अमेरिका इकलौता सुपर पावर जरूर है, लेकिन उसकी भी जो शक्तियां हैं उस पर भी कुछ लिमिट्स आते हैं, चाहे वो वॉर में हो या ट्रेड में हो। और यहीं से हम चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया जैसे दूसरे देशों का उभरना देखते हैं, जो हमेशा अमेरिका का कहा सुना नहीं मान रही थी। दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश धीरे धीरे करने लगी। G20 जैसे ग्रुप इसी टाइम पर बनने लगे, ब्रिक्स और भी ज्यादा रिलेवेंट होने लगा। अमेरिका ना चाहते हुए भी इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन वो भी आने वाले चैलेंजेस के लिए अपनी कमर कस रहा था। अमेरिका को पता था कि बाकी इकोनॉमीज या मिलिट्रीज अभी भी उनके आसपास नहीं है, बस एक चाइना है जो सच में खतरा बन सकता है। चाइना बीते 10-15 सालों में बहुत तेजी से ग्रो कर चुका है, अपनी मिलिट्री को भी वो बहुत एक्टिवली मॉडर्नाइज कर चुका है, लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुका है। यहां तक कि साउथ अमेरिकन इकोनॉमी में भी चाइना धीरे धीरे अपनी पहुंच मजबूत कर रहा था। इसीलिए किसी भी हाल में चाइना को रोकना अब अमेरिका के लिए एक जरूरी काम हो गया था। यहां से अमेरिका फिर से स्पाइकमैन की थ्योरी पर वापस आता है। चाइना के अगेंस्ट अलायंसेस बनना शुरू होती हैं, क्वाड, ऑकस, यूएस, जापान, साउथ कोरिया जैसे ग्रुप्स बनने लगते हैं। ताइवान को लेकर यूएस और भी ज्यादा वोकल हो जाता है। हालांकि चाइना इन सबसे अब काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट यूएस कोशिश तो कर रहा था कि चाइना को किसी तरीके से कंटेन किया जाए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर जो हमला हुआ है, उसके तेल पर जो कंट्रोल जमाने की कोशिश हो रही है, चाइना की जो वर्चस्वता था उस देश में उसे खत्म करना, क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक है? ट्रंप ने खुद ही इस नए अग्रसर अमेरिकन पॉलिसी को अपने ही नाम पर डॉनरो डॉक्ट्रिन, क्योंकि उन्हें डॉन कहा जाता है अमेरिका में, तो डॉनरो डॉक्ट्रिन उसे कहने लगे हैं। क्या चाणक्य नीति है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना को कंट्रोल करने की जगह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। चाइना के खिलाफ अलायंस बनाने की जगह ट्रंप भारत और जापान जैसे पुराने एलाइज को ही छेड़ने लगे हैं। और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसे एक्सपोज करने की जगह ट्रंप खुद ही एक फ्लॉड इंटरनेशनल पॉलिसी यूज करके वेनेजुएला में घुस गए। जो दादागिरी अब तक रशिया और चाइना कर रही थी, जब वही दादागिरी पर ट्रंप ने अपनी मोहर लगा दी, तो फिर दूसरे देशों को भी तो फुल लाइसेंस मिल गया लूटपाट करने के लिए, ठीक जैसे अंग्रेज एक समय का किया करते थे। आज बाकी देशों के लिए यूएस और चाइना और रशिया में ज्यादा कोई फर्क नहीं रह गया है। और अगर कोई फर्क नहीं बनता है तो चाइना फिलहाल बाकी देशों से यूएस से बेहतर ऑप्शन दिख रहा है लोगों को। और यही एग्जैक्टली जो चीज है जो चाइना चाहती है। चाइना भी सालों से यूएस की तरह एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के सपने देखता है। सपने नहीं, वो एक्चुअली काम करता आया है। 20-30 सालों में चाइना ने ऐसा ग्रो किया कि आज यूएस इकोनॉमी भी चाइना पर निर्भर हो गया है। आज चाइना ट्रेड से अपना हाथ खींच ले तो यूएस में हाहाकार मच जाएगा, यूएस कंपनीज बंद होने लगेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, रिसेशन आ जाएगा। आज चाइना दूर से ही सही अमेरिका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर सकता है। इसका ट्रेलर उसने पिछले ही साल यूएस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर दिखा दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी शांत हो गए। इसीलिए चाइना आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब यूएस की तरह अगर चाइना भी अपनी शक्ति सिर्फ पैसों तक सीमित रखती तो बात चल जाती, लेकिन वो भी अपने पावर को एक्सपैंड करने के दूसरे तरीके ढूंढ रहा है। पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े कर रहा है, दूसरे देशों को कर्जदार बना रहा है, अपना सस्ता सामान उन पर डंप कर रहा है। कई स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को आज वो कंट्रोल करता है। चाइना भी यूएस के मुनरो डॉक्ट्रिन को अपने स्टाइल से चला रहा है, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर राज करने का सपना देख रहा है। अब यूएस को वेस्टर्न हेमिस्फेयर रखना है तो वो रख ले। चाइना बोलेगा कि हमें ईस्टर्न हेमिस्फेयर या कम से कम अपने देश के आसपास के जो एरियाज हैं वो हमें दे दो, हैं? हम यूएस के मामलों में दखलंदाजी नहीं देंगे। तुम्हें वेनेजुएला पर अटैक करना है, क्यूबा पर अटैक करना है, तुम कर दो, लेकिन हम जो यहां लूटपाट करेंगे अपने हेमिस्फेयर में उस पर तुम इंटरवीन मत करना। बहुत टाइम से चाइना की नजर ईस्ट और साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया के बॉर्डर रीजन और सेंट्रल एशिया पर रही है। तिब्बत को तो वो पहले ही खा चुका है, अक्साई चीन को डसकर बैठा हुआ है, ताइवान पर वो कभी भी हमला कर सकता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश को वो अपना मानता है। अब कौन रोकेगा चाइना को अगर उसने अपना मुनरो या कह लीजिए चुनरो डॉक्ट्रिन चलाना कल से शुरू कर दिया? चाइना पहले से ही अपने टर्म्स पर यूएस को डील करने के लिए मजबूर कर चुका है। आज यूएस चाइना से पंगा नहीं लेना चाहता है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल जाती है। पूरी दुनिया को मुंह चिढ़ाने वाला ट्रंप चाइना को बस मस्का ही मारना चाहता है। आज यूएस और चाइना दोनों देशों में ऐसे लीडर हैं जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स मानते हैं। मुनरो, डॉनरो, चुनरो पॉलिसीज के पीछे ही वो भाग रहे हैं। मतलब ऐसी दुनिया जहां मर्जी सिर्फ बड़े प्लेयर्स की चलती है। इन बड़े प्लेयर्स के गेम के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो छोटे देशों को मिलेगा।
चलेगा। कल को जरूरत पड़ी तो ये बड़े देश अपने राइवलरी में छोटे देशों को रौंद भी सकते हैं, जैसे एथेंस ने मेलोस के साथ किया था और यूएस ने वियतनाम के साथ, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के साथ किया था। आज यही काम यूएस वेनेजुएला के साथ कर चुका है, कल क्यूबा, कोलंबिया, कनाडा, ग्रीनलैंड के साथ कर सकता है, करने की धमकी दे रहा है। रशिया यही काम यूक्रेन में कर चुका है और अब चाइना फिलहाल ये सारे डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहा है, अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। किसी को मालूम नहीं कि यह अगली चाल कब आएगी, लेकिन चाइना की भी एक जबरदस्त डॉक्ट्रिन है जो डेन जियाओपिंग ने बनाई थी, जो कहता है हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। अपनी शक्ति को छिपाओ और सही समय का इंतजार करो स्ट्राइक करने के लिए। आज अमेरिका ने अपनी बाजी खेली है, कल चलेगा चाइना अपनी चाल। इसीलिए भारत को और भी चौकस होने की जरूरत है। ये जो इतिहास का पाठ आज हमने पढ़ा, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि हम समझें कि सारे ये जो बड़े पावर्स हैं, ये भारत की तरह नहीं सोचते हैं कि भाई अपना देश है उसी पर ठीक से काम कर लेते हैं, दूसरों की जमीन पर इस तरीके से डोरे डालने से क्या मिलेगा। देखिए, जब आपके देश के कोडिंग में, आपके देश के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपेंशनिज्म लिखा है, कोडेड है, तभी ये मुनरो, डॉनरो, चुनरो डॉक्ट्रिन बाहर आ ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। क्योंकि यूएसए, रशिया, चाइना कितना भी बड़ा देश हो जाए, उसे होती है क्या? इनसिक्योरिटी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता नहीं है, आज तो कोई इन्फोर्सेबल लॉ भी नहीं है। बहुत सारे देशों को अब समझ में आ रहा है कि यूएन तो कब का मर गया, अरे इंटरनेशनल लॉ के नाम पर कोई बचाने को नहीं आने वाला है किसी को। इसीलिए कल गाजा, आज वेनेजुएला, कल ग्रीनलैंड होने वाला है। ऐसे में दुनिया में आज भी वही नियम वापस आ रहा है जो चाणक्य ने 2000 साल पहले बताया था। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अमेरिका आज समुद्र में सबसे बड़ी मछली है, जिसे अभी वेनेजुएला को खा गया है, कल ग्रीनलैंड को खा सकता है। अब बाकी देशों के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो चुपचाप अपनी बारी का वेट करो, या फिर अपनी मिलिट्री, अपने इकोनॉमिक पावर पर फोकस करके एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस बनाने की कोशिश करो, जिससे आपके साथ कल ऐसी अनहोनी ना हो जाए। भारत के पास एक बड़ा डिटरेंस जरूर है पहले से, और वो है न्यूक्लियर वेपन। लेकिन याद रखिए, न्यूक्लियर वेपन तो रशिया के पास भी है, फिर भी अमेरिका उस पर सालों से प्रेशर बनाते आया है। खुद अमेरिका के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है, फिर भी वो इतनी इनसिक्योरली बिहेव करता है, और चाइना के सामने तो देखो कैसे वो एकदम घुटने टेक देता है। तो फिर आप पूछोगे सोल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको यह मानना होगा कि इस हफ्ते हमने एक हिस्टोरिक इवेंट देखा है, एक 80 साल पुराने फॉर्मूले को कंप्लीटली ध्वस्त होते देखा है। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए, दरारें इसमें भी थी, दिक्कतें इसमें भी थी, लेकिन इस सिस्टम ने बीते 80 सालों में इस दुनिया को शांति और संयम दिया है, उसको बरकरार रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक सिस्टम जहां देश बड़ा हो छोटा हो, समान दर्जा आपको मिलता है, नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स हर देश पर लागू होता है। यूएन जैसा एक सुपर नेशनल गवर्निंग बॉडी कुछ हद तक काम कर पाता था। जहां पहले दुनिया सिक्योरिटी, आर्म्स रेस, वॉर में व्यस्त रहता था, बीते कुछ दशकों में हमने एक्चुअली पीसफुल टाइम देखा है, शांति, विकास पर ध्यान देखा है। आज इस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सबसे बड़ा गारंटर अमेरिका ने उसी सिस्टम को तबाह कर दिया है। अब दुनिया फिर से आर्म्स रेस, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की दिशा में भागने लगेगा, या फिर ऐसा कुछ हो कि ब्रिक्स या ईयू एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर प्रपोज कर पाए। अगर कोई ग्रुप सामने नहीं आता है तो खड़ा है तैयार चाइना, और वो भी ग्लोबल स्टेज पर अपना डोमिनेंस क्लेम करेगा, दूसरे देशों को हड़प जाएगा। भारत के पास आज एक लास्ट चांस है। विश्व गुरु की ये जो रट हमने लगा के रखी है, उसे साबित करने का अब समय आ गया है। दुनिया के बड़े प्लेयर्स में अपना नाम शामिल करने का आखिरी मौका है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें हेडलाइंस और जुमलों से आगे बढ़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को सच में लार्ज और पावरफुल बनाना होगा। ना कि ऐसी इकोनॉमी जहां हम जीडीपी नंबर्स लगाएं तो लोग यकीन ना कर पाए, जहां हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बुरी तरीके से फिसल रही है, जहां पिछले 10 सालों में एवरेज इनकम कम होती दिख रही है, जहां जॉब सिचुएशन इतनी घटिया हो चुकी है कि गिग इकोनॉमी में पार्ट टाइम काम करने वाला उसे सरकार सेलिब्रेट कर रही है कि देखिए हम नौकरी बना रहे हैं। आज अगर पूरे मन से गलती मानकर आगे बढ़े तो हो सकता है 5-10 सालों में हम कुछ कहानी को बदल सके, और ऐसा हम कर सकते हैं अगर हम एक रहें, ना कि बंटवारे की राजनीति करें। लेकिन हां, अगर हम मटन, मुगल, मस्जिद, मंगल सूत्र भी करते रहे तो ठीक है, आप दे रहे हो चाइना को एक खुला निमंत्रण ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर अपना कब्जा जमाने के लिए। और फिर जब हमें चाइना से एक बार फिर से जोर का रापटा पड़ेगा ना, तो इस बार नेहरू को भी आप ब्लेम नहीं कर पाओगे।